Welcome to Discover Movies. फिल्म की स्टार्टिंग में एक फार्म हाउस के अंदर हम एक लड़की की लाश को देखते हैं और उसके जस्ट साइड में एक गेट जहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ था, विच मीन्स कि यहाँ फिल्म के अंदर इस ट्रायंगल का काफी इस्तेमाल होने वाला है। और ये सच है क्योंकि विथ टाइम ढेर सारे ट्रायंगल्स हमको देखने को मिलेंगे। खैर, अब हम जेम्स नाम के व्यक्ति को उसी फार्म हाउस के एंट्रेंस से भागता हुआ देखते हैं, जो कि बिल्कुल जंगल के बीचों बीच था। आसपास का माहौल काफी ज्यादा डार्क था। अब उसी के तुरंत बाद हम एक लड़की को भी चिल्लाते हुए देखते हैं, जो कि भागने की कोशिश कर रही थी। बट तभी अचानक से दो लोग, विंसेंट और साइमन, आते हैं, जो कि उसको गोली मार देते हैं। वो लड़की अभी भी जिंदा थी, बट ये दोनों उस पर कोई रहम नहीं करते और उसको जिंदा ही जला देते हैं। देन वो दोनों जेम्स का पीछा करने के लिए अपनी कार स्टार्ट करके निकल जाते हैं। और तभी जंगल में हमको एक सफेद कपड़े पहना व्यक्ति नजर आता है, जिसके कपड़े के हेड पर वही सिमिलर ट्रायंगल बना हुआ था। ये सब हम जल्दी ही जानेंगे, बट लेट्स मूव ऑन। अब जंगल के बाहर रोड पर हमको डेप्यूटी शेरिफ डैनियल कार्टर नजर आता है, जो कि पेट्रोलिंग कर रहा था। लेकिन तभी उसको घायल जेम्स नजर आता है, जिसको वो पास के ही लोकल मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाता है, जिसका कुछ हिस्सा थोड़े समय पहले आग में जल गया था और इस कारण से हॉस्पिटल बंद होने के कगार पर था, जिससे वहाँ फैसिलिटीज काफी कम बची थी। अब इस हॉस्पिटल के अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं, हम एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है एलिसन, जो कि डैनियल की बीवी है, लेकिन उनके बीच में कुछ तनाव चल रहा था। देन डॉक्टर रिचर्ड पावल, जो कि अपनी बेटी सैरा के मरने के बाद काफी दुखी रहने लगा था। नर्स बेवरली, इंटर्न किम, जिसको ज्यादा कुछ काम नहीं आता, और वो पेशेंट क्लिफ की देखभाल वहाँ कर रही थी। एक प्रेग्नेंट पेशेंट है जिसका नाम है मैगी, और उसका ग्रैंडपा बेन। खैर, अब जेम्स को सेडेटिव्स देकर सुला दिया जाता है और वो आराम करने लगता है। एज वो काफी ज्यादा शॉक में था, तो उसको शांत करने के लिए सेडेटिव दिया गया था। अब इसी बीच डैनियल एक चीज नोटिस करता है कि बेवरली क्लिफ की आंख के अंदर सर्जिकल सीजर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके चेहरे की स्किन भी पूरी तरह से उतर गई थी। वो बस एक ही बात कह रही थी कि वो नहीं बल्कि कोई और है। ये सब कहते हुए वो खुद का चेहरा भी सीजर से काटने लगती है। बेवरली डैनियल को मारने के लिए आने लगती है, बट तभी डैनियल उस पर गोली चला देता है, जिससे बेवरली की मौत हो जाती है और दूसरी तरफ क्लिफ भी मारा जा चुका था। ये सब देखकर एलिसन और डॉक्टर वहाँ आते हैं और डैनियल वॉशरूम की तरफ जाकर वॉमिट करता है एंड देन उसको एक सीजर आता है, जिससे वो वहीं पर 5-10 मिनट के लिए बेहोश हो जाता है, जिस दौरान वो एक अलग ही डायमेंशन का नजारा देखता है। और ये हमारी सबसे पहली मुलाकात है वॉइड से। यहाँ पर हम काले बादल, सुनसान इलाका, जायंट ट्रायंगल और इंटरनल ऑर्गन्स धड़कते हुए दिखते हैं। देन सडनली एलिसन और डॉक्टर रिचर्ड उसको आकर संभालते हैं। सब लोग यहाँ पर फिगर आउट कर रहे थे कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर स्टेट ट्रूपर मिशेल आता है सिचुएशन का मुआयना करने के लिए। मिशेल डैनियल को काफी सुनाता है कि उसके पिता काफी अच्छा करते थे, लेकिन उसका काम उस लेवल का नहीं है। डैनियल हॉस्पिटल से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रेंजली फोन्स काम नहीं करते। तो वो अब बाहर अपनी कार के अंदर बेवरली की डेथ के बारे में बताने के लिए कॉल करने जाता है। स्ट्रेंजली अगेन पेट्रोलिंग कार से भी कॉल कनेक्ट नहीं होती, बट तभी उसको वहाँ सफेद लिबास पहना व्यक्ति नजर आता है, जो कि उस पर आकर हमला कर देता है और अपनी नाइफ उसके दिल के अंदर कुछ दूर तक मार देता है, जिससे काफी खून बहने लगता है। वो किसी तरह से अंदर आता है और डॉक्टर रिचर्ड उसको संभालते हैं। मीनवाइल हम देखते हैं कि बेवरली की लाश किसी चीज में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और बाहर ढेर सारे सफेद कपड़े पहने लोगों ने उनको घेर रखा था। वो लोग न ही अंदर आ रहे थे और न ही दूर जा रहे थे। डैनियल को अब होश आता है और जेम्स बहुत तेज चिल्लाता है, एज उन्होंने उसको एक बेड पर बांध रखा था। अब जैसे ही वो उसको देखने जाता है, तो वहाँ पर बेवरली एक हिडियस क्रिएचर में चेंज हो गई थी, जो कि जेम्स को मारने की कोशिश कर रही थी। बट ये सब किसी तरह से उसको बचा लेते हैं और बेवरली को वही रूम में लॉक कर देते हैं। अब तभी अचानक से ही लॉबी के अंदर एंट्री होती है विंसेंट और साइमन की, जो कि उन सबको गन पॉइंट पर अपना होस्टेस बनाने की कोशिश करते हैं। वो असल में जेम्स को मारने वहाँ आए थे, बट जेम्स तभी प्रेग्नेंट मैगी को अपना बंदी बना लेता है और सबको दूर रहने को कहता है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से ही डॉक्टर रिचर्ड मैगी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स तभी उसके गर्दन में सर्जिकल नाइफ मार देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। बट तभी बेवर्ली रूम से बाहर निकलकर सीधे मिशेल पर हमला कर देती है और अपने टेंटिकल्स उसके शरीर में घुसा देती है, जिससे मिशेल भी मारा जाता है। बट विंसेंट और साइमन बेवर्ली को बुरी तरह से काट मार देते हैं, जिससे वो वहीं फ्लोर पर गिर जाती है और ये बेवर्ली के रूप में क्रीचर मारी जाती है। हम यहाँ एक और चीज नोटिस करते हैं कि साइमन बोल नहीं सकता था, जिससे उसके वोकल कॉर्ड शायद खराब हो गए थे। अब बेवर्ली की बॉडी को जला दिया जाता है ताकि वो रीजनरेट ना कर सके। अब यहाँ पर एलिसन और डेनियल आपस में एक बात करते हैं कि मैगी का बच्चा और उसकी जान खतरे में है, जिससे वो दोनों काइंड ऑफ इमोशनल हो जाते हैं। और फिर डेनियल विंसेंट और साइमन से बात करता है कि उनको बाहर कार से एमो और गन लानी होगी अगर उनको सरवाइव करना है। उस वक्त तक वो सफेद लिबास वाले लोग वहाँ से जा चुके थे। और मीनवाइल एलिसन मेडिकल सप्लाई रूम में जाती है ताकि वो बेवर्ली के लिए मेडिसिन ला सके। खैर बाहर अब वो देखते हैं कि उसकी कार काफी दूर खड़ी है। ऐसा लगता है जैसे कि ये उनको ट्रिक करने के लिए है। बट वो सब किसी तरह से गन और एमो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर सफेद लिबास वाले लोग उन पर हमला करते हैं। बट वो बचकर अंदर आते हैं और उसी वक्त डॉक्टर रिचर्ड जिंदा हो जाता है और एलिसन को पकड़ लेता है। अब जब डेनियल को पता चलता है कि एलिसन मिसिंग है तो वो उसको ढूंढने लगता है, जिस दौरान डॉक्टर रिचर्ड के ऑफिस में डेनियल को डॉक्टर का फोन आता है, जो कि उसको बेसमेंट की तरफ बुला रहा था। यहाँ पर विंसेंट को डॉक्टर के पास से कुछ फोटोज और डायरी मिलती है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि डॉक्टर रिचर्ड एक कल्ट चला रहा था और ये सफेद लिबास वाले लोग उसके डिसाइपल्स हैं। डॉक्टर रिचर्ड डेनियल को उसके विजन के बारे में बताता है कि उसने वॉइड को देखा है और वो जानता है कि ये सब क्या है। अब ये जेम्स से पूछताछ करते हैं, जो कि ये बताता है कि उसको हाईवे के पास एक लड़की मिली थी, जो कि उसको उस फार्म हाउस में ले गई थी, जहाँ पर उनको बहुत बुरी बुरी चीजें देखने पर मजबूर किया। और ये डॉक्टर रिचर्ड ही ये सब करवा रहा था। वो इस कल्ट का लीडर है और जो लड़की शुरुआत में दिखाई गई थी जिसको जला दिया गया था, वो वही सेम लड़की है जो जेम्स को फार्म हाउस में लेकर गई थी। जेम्स का ये भी कहना था कि डॉक्टर रिचर्ड के पास लोगों को बदलने की शक्ति है, जैसे बेवर्ली ट्रांसफॉर्म हुई थी। अब एलिसन को तो ढूंढना ही था, तो वो सीधा जेम्स को लेकर बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर विंसेंट और साइमन भी जाते हैं। ऊपर किम, मैगी और उसके ग्रैंडपा रहते हैं। मीनवाइल नीचे बेसमेंट में हम देखते हैं कि एलिसन एक ऑपरेशन टेबल पर है और डॉक्टर रिचर्ड उसको ज्ञान दे रहे हैं कि उसने हमेशा मौत को रेजिस्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन उसने अब उसको हराने का तरीका ढूंढ लिया है। बेसिकली अब वो अपनी मरी हुई बेटी सैरा के चक्कर में ये सब कर रहा था। उसका कहना था कि वो खुद अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन काफी हसीन है। वो एलिसन को भी ट्रांसफॉर्म करने को कहता है और तभी डॉक्टर रिचर्ड उसकी तरफ देखता है, जिसका चेहरा अजीब सा हो गया था, बट वो मरा नहीं था। एंड एलिसन के पेट के अंदर एक क्रीचर हिल रहा था, जिससे एलिसन काफी डर जाती है। अब इस वक्त तक डेनियल किम के कांटेक्ट में था और वो बेसमेंट के रास्ते के बारे में बात कर रहे थे। बट तभी एक अजीब चीज होती है कि बेसमेंट खत्म होने का नाम नहीं लेता और वहाँ एक्स्ट्रा स्टेयर्स थे। किम ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि बेसमेंट के अंदर एक्स्ट्रा स्टेयर्स कहाँ से आ गई। अब ये चारों नीचे जाते हैं, जहाँ पर उनको कई सारी सड़ी हुई लाशें और एक्सपेरिमेंट्स दिखाई देते हैं, जिनको डॉक्टर रिचर्ड ने तैयार किया था। ये एक लिविंग हेल था। बहुत सारे हिडियस क्रीचर वहाँ थे जो कि उन पर हमला करने लगते हैं। जेम्स को तो एक क्रीचर मार देता है और बाकी 3 लोग भी अलग हो जाते हैं। ऊपर फ्लोर पर अब मैगी लेबर पेन में चली जाती है, लेकिन वो उसकी सर्जरी करने से डरने लगती है। एज वो ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, बट सडनली मैगी हंसते हुए खड़ी हो जाती है और अपने ग्रैंडपा का गला काट देती है, ये कहते हुए कि उसके पेट में जो बच्चा है वो डॉक्टर रिचर्ड का है। अब कल्ट के सारे मेंबर्स अंदर आने लगते हैं, जिससे किम डर के एक जगह पर छुप जाती है। मीनवाइल नीचे डेनियल एक रूम में एंटर करता है, जो कि ऑपरेशन रूम था, जहाँ पर उसको अपने पास्ट की झलक दिखाई देती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में कुछ तनाव था। तो कुछ समय पहले ही एलिसन का बच्चा मारा गया था, क्योंकि जिस कॉर्ड से बच्चा और माँ कनेक्ट होती है उसी से वो बच्चा मर गया था। अब जैसे ही डेनियल एलिसन के पेट पर हाथ लगाने लगता है तो डॉक्टर रिचर्ड की आवाज उसको आती है, क्योंकि डॉक्टर रिचर्ड सबके दिमाग के साथ खेल सकता था और ऐसा लग रहा था जैसे ये एक अलग ही डायमेंशन उसने समन किया हुआ है। वो डेनियल को कहता है कि वो जानता है कि बच्चा मरने से वो काफी खुश था,
जिससे डैनियल थोड़ा होश में आता है और देखता है कि एलिसन के पेट से एक क्रीचर बाहर निकल गया है और एलिसन मारी जा चुकी है। अब डैनियल एलिसन की म्यूटेटेड बॉडी को एक्स से काट देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंसेंट को भी डॉक्टर रिचर्ड एक इल्यूजन दिखाता है कि वहाँ पर उसकी बीवी और उसका छोटा बच्चा उससे ये कह रहा है कि वो साइमन को जान से मार दे, एज ये सब उसकी गलती है। हमको वहाँ पर एक फोटो दिखाई देती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि साइमन और विंसेंट बाप बेटा है। इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से समझ आता है कि डॉक्टर रिचर्ड और उसके कल्ट के लोगों ने उसकी बीवी और बच्चों को जान से मार दिया था, जिससे बचकर ये दोनों भागे थे और इसलिए ही ये कल्ट के लोगों को मार रहे थे। अब विंसेंट साइमन को उनकी जिम्मेदारी देकर गया होगा, बट उसने उस लोगों पर ट्रस्ट कर लिया था जिसके कारण से ऐसा हुआ। तो विंसेंट अंदर से ही काइंड ऑफ उससे गुस्सा था। खैर, अब जब विंसेंट साइमन को गला घोटकर मारने लगता है तो वो फ्लेयर लाइट जलाकर उसके पेट पर लगा देता है, जिससे वो होश में आता है और साइमन से माफी मांगता है। जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर रिचर्ड सबके माइंड को और उस डायमेंशन को कंट्रोल कर रहा था। खैर, अब डैनियल एक रूम में टेलीपोर्ट होता है जहाँ पर उसको मॉर्ग रूम दिखता है, जहाँ पर एक ग्लोइंग ट्रायंगल दिखता है। डॉक्टर रिचर्ड की आवाज डैनियल को कहती है कि वो भी मौत को जीत सकता है और वो उससे वादा करता है कि डैनियल को उसका बच्चा और बीवी भी मिल सकती है अगर वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी त्याग दे। अचानक से ही वहाँ पर मैगी आती है जो कि डैनियल के कमर पर चाकू मार देती है। हमको वहाँ पर डॉक्टर रिचर्ड दिखाई देता है जो कि म्यूटेट हो गया था और मैगी उसके सामने आकर बैठ जाती है। यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि वो अपनी बेटी सैरा को जिंदा करने के लिए ही ये सब कर रहे थे और वो जो आग यहाँ लगी थी वो उसी ने लगाई थी जब वो इस डायमेंशन को हॉस्पिटल में लाया था। बेसिकली द वॉइड एक ऐसी जगह है जिसकी शक्ति से मरने के बाद सेम व्यक्ति जिंदा हो सकता है, लेकिन एक हिडियस क्रीचर के रूप में। मैगी पूरी तरह से डॉक्टर के कंट्रोल में थी और वो उसको ब्लेस करने के लिए बोलती है। डॉक्टर रिचर्ड अब एंशियंट भाषा में चैंटिंग करता है और वो ट्रायंगल का पोर्टल ओपन होता है जहाँ से हम एक भयानक क्रीचर की झलक देखते हैं और बस तभी अचानक से ही मैगी गिर जाती है। उसको एहसास होता है कि वो क्या कर रही है और दर्द से कराहने लगती है, जिसके पेट में से अचानक से सैरा जन्म लेती है। लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक क्रीचर थी। उसके 4 ताकतवर लेग्स थे जो कि सबको मारने लगती हैं। विंसेंट और साइमन उस पर हमला करते हैं तो सैरा सीधा जाकर विंसेंट पर अटैक कर देती है और वो उसके सर पर वार करता है, लेकिन उसके अंदर से ढेर सारे टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि विंसेंट को मारने लगते हैं। बट तभी विंसेंट खुद पर और सैरा पर ढेर सारे अल्कोहल छिड़क देता है और साइमन को आग लगाने को बोलता है। पीछे से उसकी माँ का गोस्ट उसको ऐसा करने से रोक रहा था, जो कि ऑब्वियसली ये डायमेंशन का कड़ा धरा था। बट साइमन फ्लेयर चलाकर फेंक देता है और सैरा समेत विंसेंट जलने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर को चैंटिंग करने लगता है और वॉइड की शक्तियों को एम्ब्रेस करता है, बट तभी डैनियल उसके कंधे पर एक्स से वार करता है जिससे कुछ नहीं होता। वो उसके सामने झुक जाता है और डॉक्टर उसको बोलता है कि वो एलिसन के साथ रह सकता है, बट उसको रेजिस्ट करना बंद करना होगा। लेकिन डैनियल इस चीज को मना करते हुए उसको उसी वॉइड में धकेल देता है, जिससे उस वॉइड का पोर्टल बंद हो जाता है और बस पूरी फैसिलिटी टूटने लगती है, यानी कि बेसमेंट। अभी तक सारा मरी नहीं थी और वो साइमन का पीछा करने लगती है, लेकिन साइमन किसी तरह उस डायमेंशन के बाहर निकल आता है और सारा वहीं खत्म हो जाती है। हॉस्पिटल में अब किम और साइमन मिलते हैं और रोने लगते हैं एज वो दोनों बच गए थे। बाहर का मौसम फिर से नॉर्मल हो जाता है और हम देखते हैं कि डैनियल की कार फिर से उसी सेम पोजीशन में आ जाती है जहां वो पहले थी, जो कि ये बात साबित करती है कि यहाँ पर कोई दूसरा ही डायमेंशन था जो कि डॉक्टर ने समन किया हुआ था। तभी तो हमको पूरे टाइम आसपास कोई भी लोग नजर नहीं आए थे, या फिर सभी लोग उसके काबू में थे और कल्ट के मेंबर थे। खैर, अब हम वॉइड के अंदर देखते हैं कि बहुत बड़ा सा ब्लैक पिरामिड हवा में लेविटेट कर रहा है और उसके सामने खड़े थे एलिसन और डैनियल। अब वो हमेशा के लिए वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बात करें द वॉइड डायमेंशन की तो हमने एक पैटर्न नोटिस किया कि इंसान को खुद को त्यागना पड़ता था, तब जाकर वो लाइफ और डेथ के सर्कल से बाहर निकल सकता था। बेवर्ली ने एक मासूम इंसान को मार दिया और फिर वो डैनियल पर अटैक करने के लिए दौड़ी, जिस दौरान उसकी मौत हो गई एंड देन वो वापस जिंदा हो गई, लेकिन एक हिडियस क्रीचर बनके। सेम हुआ डॉक्टर पॉवेल के साथ, उसको भी किसी ने मारा और उसने खुद को त्याग दिया, बट वो भी जिंदा हो गया एक क्रीचर बनके। एलिसन को डॉक्टर ने एक भयानक क्रीचर में बदल दिया। अब यहाँ पर होता ये होगा कि जब भी कोई मर जाता होगा तो उसकी सोल इस वॉइड में एज अ सैक्रिफाइस जाती होगी और उसकी बॉडी में ये मॉन्स्टर्स जन्म लेते होंगे। तभी तो एंड में एलिसन और डैनियल साथ थे। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि डैनियल तो मरा नहीं था तो वो कैसे वहाँ पर था।
मेरे हिसाब से डैनियल जब उस वॉइड के अंदर गया तो उसका शरीर तो खत्म हो गया बट सोल वहाँ रह गई। बात करें डॉक्टर की तो आई गेस उसने इस वॉइड की शक्ति को हार्नेस करने की कोशिश करी, लेकिन वो एंड में फेल हो गया। अब जब वो वॉइड में धकेल दिया गया था तो वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा, या फिर वो खुद ही ये वॉइड बन गया विथ नो वे आउट टू रियल वर्ल्ड। ये वॉइड एक काइंड ऑफ हेल था जो कि इंसानों की सोल्स को एज अ सैक्रिफाइस लेता होगा। डॉक्टर ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए थे अपनी बेटी सैरा को जिंदा करने के लिए, तो बेसमेंट में जो क्रीचर्स थे वो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक थे। बट अंत में डॉक्टर को समझ आया कि उसकी बेटी को किसी और के शरीर में जिंदा नहीं करा जा सकता, बट हाँ एक नई लाइफ के रूप में वो वापस आ सकती है, जिसके चलते उसने मैगी को चुना सैरा के लिए एज अ वेसल। यहाँ पर ये क्रीचर्स कुछ द थिंग मूवी की याद दिलाते हैं और यहाँ पर HP लवक्राफ्ट की कहानियों के वर्ल्ड को दिखाया गया है जो कि काफी कूल है। एंड यस कि ये सब कल्ट के मेंबर्स जो थे वो ड्रंक लोग थे जो आसानी से झांसे में आ जाया करते थे। इनफैक्ट ये सब अपना चेहरा और शरीर इसलिए ढक कर रखते थे क्योंकि वो सब भी इन क्रीचर्स में कन्वर्ट हो चुके थे और वो सब डॉक्टर के कंट्रोल में थे। बेसमेंट के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो शुरुआती स्पेसिमेंस होंगे जो कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे। रिसेंट मेंबर्स काफी स्टेबल थे। पर्सनली मूवी मुझे काफी अच्छी लगी। साउंड, हॉरर, क्रीचर्स और एक्टिंग अच्छी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी फिल्म एंड एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।